नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की चुनावी जंग में क्लाइमैक्स करीब आ रहा है। छत्तीसगढ़ में दूसरा चरण का मतदान 17 नवंबर को है, तो मध्य प्रदेश में एक ही चरण में 17 नवंबर को चुनाव होना है। ऐसे में बचे महज चंद दिनों में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जनता को अपने पाले में लाने के लिए पार्टियों ने प्रचार प्रसार की स्पीड को काफी बढ़ा लिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं और इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में धुआंधार प्रचार अभियान चलाया। मध्य प्रदेश की चुनावी जंग में प्रधानमंत्री मोदी का साथ देने के लिए दूसरे छोर पर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने थाम लिया। अमित शाह ने मध्य प्रदेश में आज 5 जगहों पर मैराथन रैली की और वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान राहुल गांधी ने थामी। पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस रही तो राहुल के निशाने पर बीजेपी और पीएम मोदी रहे। और इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो कॉमन बात नजर आ रही है वो महिला मतदाता हैं। दोनों ही पार्टियों के निशाने पर महिला मतदाता हैं। मोदी की गारंटी में महिलाओं का बड़ा ख्याल रखा गया है, तो उसकी काट के लिए कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। इसी पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए आप। चार महीने के भीतर प्रधानमंत्री 7वीं बार आज छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे। सबसे पहले पीएम मोदी ने मुंगेली विधानसभा के जमकुही में चुनावी सभा को संबोधित किया। इसके बाद महासमुंद में पीएम मोदी ने चुनावी रैली की। दोनों ही जगहों पर पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस रही। पीएम मोदी ने कांग्रेस की बघेल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की विदाई पक्की है। ये खोल दी, खजाना खोल दिया, हर एक को खरीद लिया, दिल्ली के नेताओं को खरीद लिया और एग्रीमेंट धरा का धरा रह गया। और इसका गुस्सा सिर्फ पुराने कांग्रेस के लोगों में है, इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ का हर नागरिक मानता है कि पार्टी के भीतर इतना बड़ा धोखा हो सकता है, इतनी बड़ी वादा खिलाफी हो सकती है, तो जनता के साथ तो हर वादे की वादा खिलाफी होना तय है। हर वादे को ये झूठ करने वाले हैं। यहां के मुख्यमंत्री, उनके राज में सुपर सीएम और उनके चहेते अफसरों ने जो जुर्म किया है उससे भी लोगों में रोष है। लेकिन इन 2.5 सालों में मुख्यमंत्री ने पद का जितना दुरुपयोग हो सकता है किया। हजारों करोड़ के घोटाले करके, पैसे के पहाड़ खड़ा करके सारा खेल बदल दिया। कहने वाले कह रहे हैं कि लूट के ये पैसे दिल्ली में कांग्रेस के आला कमान तक गए। यहां के मुख्यमंत्री ने घोटाले की रकम दिल्ली तक पहुंचाकर सौदा कर लिया। छत्तीसगढ़ के बाद पीएम मोदी का कारवां मध्य प्रदेश की ओर बढ़ा। यहां के बड़वानी में पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस को निशाने पर लिया और मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी सरकार बनाने की अपील की। एमपी भाजपा ने जो संकल्प पत्र जारी किया है वो मध्य प्रदेश को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। बीजेपी का संकल्प पत्र मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने वाला है। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी का साथ देने के लिए अमित शाह भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने बड़वानी में रैली की, तो वहीं अमित शाह ने मध्य प्रदेश के 5 जगहों पर मैराथन चुनावी जनसभा किया। चंदेरी में रैली कर शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस के नेता है जो एमपी को
अंधेरे कुएं में धकेलने के जिम्मेदार है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा है जो एमपी को अंधकार से बाहर निकाल कर लाई है। मध्य प्रदेश के रण में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला। राहुल के निशाने पर बीजेपी और पीएम रहे। राहुल ने जनता को एक बार फिर से कांग्रेस की गारंटी याद दिलाई। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, महिला वोट को पाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी में होड़ सी लगी है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दूसरे चरण की वोटिंग से पहले महिलाओं को लेकर एक बड़ा दांव चल दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की महिलाओं को गृह लक्ष्मी योजना शुरू करने का वादा किया है। एक चरण की वोटिंग के बाद कांग्रेस के भूपेश बघेल आखिर बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान के फॉर्मूले पर क्यों आ गए, ये बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 में से 70 सीटों के लिए दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान होना है। दूसरे चरण के मतदान से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर से सरकार बनने पर महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू करने का ऐलान किया है। सीएम बघेल ने कहा कि इस योजना के तहत महिलाओं को 15,000 रुपए वार्षिक दिए जाएंगे। सीएम बघेल ने ये ऐलान दिवाली के दिन किया और कहा कि किसी को इसके लिए आवेदन नहीं करना होगा। कांग्रेस इसे छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए दिवाली गिफ्ट बता रही है, लेकिन सवाल इस ऐलान की टाइमिंग को लेकर उठ रहे हैं। ऐसे में जब पहले चरण की 20 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो चुका है, सीएम भूपेश बघेल को महिलाओं के लिए नई योजना शुरू करने का वादा क्यों करना पड़ा? भूपेश बघेल के इस दाव के पीछे क्या है, इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। एक प्रमुख वजह भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र मोदी की गारंटी में महिलाओं के लिए किया वादा भी है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना देने का वादा कर चुकी है। महिला आरक्षण को भी बीजेपी अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में जनता के बीच लेकर जा रही है। महिला मतदाताओं को बीजेपी का साइलेंट वोटर भी कहा जाता है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस को कहीं न कहीं डर सता रहा है कि कहीं महिला मतदाता छिटक कर बीजेपी के साथ न चली जाएं, और इसीलिए सीएम बघेल को छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना का वादा करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। इसी पर बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। अश्विनी शाही जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका। रत्नाकर सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए। आपका भी रत्नाकर जी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ अनिल गर्ग जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में। सबसे पहले शुरुआत रत्नाकर जी आप ही के साथ। ऐसा क्या हो गया अचानक से कि एक चरण की वोटिंग होने के ठीक बाद भूपेश बघेल जी आखिर शिवराज सिंह चौहान के फॉर्मूले पर चल पड़े हैं? क्या वजह रही ऐसी? देखिए वक्ता जी, भूपेश बघेल जी जो अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, उन कार्यकाल में भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को एक नया आयाम दिया है, विकास का एक नया आयाम दिया है। आम जनता के लिए, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए उन्हें बहुतेरे काम किए, जिसमें उन्होंने आदिवासियों के लिए उनकी जो 4200 एकड़ जमीन जो सरकार के पास थी और सरकार पूंजीपतियों के को देना चाह रही थी रमन सिंह के सरकार में, उसको फिर से वापस भूपेश बघेल ने जो है आदिवासियों को देने का काम किया है, आदिवासियों को मजबूत करने का काम किया है। 16 लाख किसान हैं, 16 लाख किसानों के छोटे ऋण माफ करने का काम किया, 6,000 करोड़ रुपए माफ किए। बड़े लोन जो है अभी माफ किए जाएंगे। उसी तरह से सिंचाई कर है, सिंचाई कर भी 207 करोड़ रुपए 15 लाख किसानों का माफ किया है। और देश में सबसे अधिक जो MSP देने का काम किया है, 2500 रुपए प्रति कुंतल धान, वो छत्तीसगढ़ की सरकार में देने का काम किया है। और ये विकास का सिलसिला और जनता के को मजबूत करने का सिलसिला यही नहीं रुकता है, ये आगे भी चलेगा। अगर सरकार हमारी पुनः चुन के आती है तो हम KG से PG तक फ्री में शिक्षा देंगे। हम भूमिहीन किसानों को 10,000 रुपए प्रति साल जो है उनको भत्ता देंगे। और किसानों का कर्ज, जो बड़े कर्ज माफ नहीं हो पाए हैं, उन बड़े कर्जों को भी माफ करेंगे।
तमाम तेंदुपत्तों पे 6,000 प्रति बोरा का जो है हमने एक ऐलान किया है। रत्नाकर जी, जो मैंने सवाल किया उसका जवाब आपने नहीं दिया। आपने तमाम तरीके के काम गिनवा दिए कि क्या कुछ छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है, वो जनता जानती है क्या कुछ किया है। मेरा सवाल कुछ और था सर, उसका जवाब आपने नहीं दिया। भूपेश बघेल सरकार को आखिर पहले चरण की वोटिंग के बाद शिवराज सिंह चौहान के फॉर्मूले पर क्यों चलना पड़ गया? अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपको महिलाओं के लिए इतना बड़ा दाव चलना पड़ा? जिन महिलाओं को छलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हाँ। जिन महिलाओं को झूठा एक झुंझुना दिखाने का काम किया है कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, लेकिन वो आरक्षण कब मिलेगा ये बता नहीं पाए और ये बता भी नहीं पाएंगे। तो अगर हम अगर महिलाओं को सशक्तिकरण का काम करना चाहते हैं, हम उनको मजबूती देने का काम करना चाहते हैं, तो हम किसी के फार्मूले पे नहीं चल रहे हैं। और मैं सर एक बहुत बेहतरीन उदाहरण दूंगा, देखिए महिलाओं को एम्पावरमेंट के लिए कांग्रेस सरकार ने बहुत कुछ किया है। आपको याद है कि जब हम पेंशन जब लागू हमने किया था, कांग्रेस सरकार ने जब किया था, तो किस तरह से जो है रिटायरमेंट के बाद लोगों को पेंशन मिलता था, और जो आदमी जो होता था अगर वो गुजर भी जाता था, अगर वो गुजर जाता था या जिसकी मृत्यु हो जाती थी, तो उसके मरने के बाद भी उनकी पत्नियों को हम पेंशन देने का काम करते थे। तो कांग्रेस पार्टी है ना जिसने महिलाओं को एम्पावरमेंट देने का काम किया है। अच्छा काम है ना, सरकार आपकी है तो काम भी आप ही करेंगे ना जनता के लिए। जी बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब ये है सर, मेरे कहने का मतलब है कि नारी सशक्तिकरण की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस नारियों को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, सम्मान देने की बात कर रही है, पेंशन की बात कर रही है, बहुत बढ़िया बात है। इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर कोई पार्टी इस तरह का काम सोच रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले चरण का चुनाव हो जाता है, फिर अचानक से याद आता है कि महिलाओं के लिए इस तरह की गृह लक्ष्मी योजना लेकर आनी। सवाल इस बात को लेकर है ना सर, जब आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, कई तरह की तमाम बातें की थी, उस वक्त आपको याद क्यों नहीं आया कि महिलाओं के लिए इस तरह का गृह लक्ष्मी योजना शुरू करनी है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है? अचानक से ऐसा क्या हुआ? नहीं, महिलाओं के लिए हमने अचानक से ऐसा कुछ नहीं है सर। अचानक नहीं तो कैसे सर? ये तो मतलब सोचने वाली बात है ना कि 15,000 रुपए वार्षिक दिए जाएंगे। ये बात आप अपने घोषणा पत्र में भी कह सकते थे, छत्तीसगढ़ के नहीं कह सकते थे सर? शिवराज सिंह चौहान खुले मंच पे अपने मन से और जो है ये चीजें सारी बोलने का, हमको इतना 1,000 देंगे, उतना 1,000 देंगे, सारी चीजें कह रहे हैं, तो उनको प्रश्न नहीं उठाया जा रहा है। अरे सर देखिए प्रश्न आपसे उठाया, जवाब दीजिए। मैं आगे भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल करूंगी। ये कोई जवाब नहीं हुआ रत्नाकर जी कि नहीं, इसमें कोई तथ्य नजर नहीं आया कि उनसे सवाल नहीं हो रहा है, हमसे सवाल हो रहा है। आपको अगर इस तरह के वादे दावे करने थे महिलाओं के लिए, खुली छूट है, सारी पार्टियां कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कहीं पीछे नहीं है वादे दावों की झड़ी लगाने में। लेकिन आपने जिस हिसाब से जो टाइमिंग पे सवाल उठाए, सवाल टाइमिंग को लेकर उठ रहे हैं सर। टाइमिंग को लेकर मैं सीधा और सटीक जवाब देना। जी बिल्कुल। अगर हम महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के कवायद में एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो उस पर टाइमिंग की क्या बात हो सकती है? ये तो वही बात हो गई ना, जब भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कोई काम करती है तो आप टाइमिंग पे ही सवाल उठाते हैं। में सिलेंडर भी देने का काम करेगा, हम बजट उनका जो महंगाई से परेशान है महिलाएं, उनको कम करने का भी काम कर रहे हैं, 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम कर रहे हैं। सर जो मैं सवाल आपसे कर रही हूँ उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं सर, आप नहीं दे रहे हैं सर। रत्नाकर जी आप जवाब नहीं दे रहे हैं मेरी बात का, ठीक है? जवाब दिया नहीं सर, नहीं दे रहे हैं आप। महिलाओं का एम्पावरमेंट सरकार में आने के बाद भी करेंगे, अभी भी कर रहे हैं, कल भी किए थे, परसों भी करेंगे। तो ये तो अनवरत चलने वाला सिलसिला है ना ये। नहीं सर, अभी अचानक से क्यों याद आया, इसका नहीं आप जवाब दे रहे हैं ना। पहले चरण की वोटिंग के बाद कहां पर प्रचार प्रसार होता है, कहां पर कौन से वादे की बात कही जाती है जिस तरह से भूपेश बघेल सरकार ने कही? इसके पीछे का कारण बताइए ना, सवाल उठ रहे हैं ना, जवाब चाहती हूँ सिर्फ मैं। ये आपका व्यू हो सकता है, चुनाव के समय ही क्यों दे रहे हैं, चुनाव के समय अगर लोगों को हम आगे उनको बताएंगे कि और क्या करने वाले हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं हम जनता के पास जाएंगे। यही सवाल तो लगातार भारतीय जनता पार्टी भी उठाती है। ठीक है अश्विनी जी, हमने क्या किया है वो जनता को बताएंगे। ठीक है क्या करने वाले हैं वो भी जनता को बताएंगे। दोहरा चरित्र नहीं हो सकता ना रत्नाकर जी, सकते हैं वो भी लेके आएंगे, वो भी बताएंगे। दोहरा चरित्र नहीं अपना सकते ना, दोहरा चरित्र नहीं अपना सकते हैं ना सर। अगर आप सवाल करते हैं दूसरी पार्टी से तो दूसरी पार्टी भी तो आपसे सवाल करने का हक रखती है ना। अश्विनी शाही जी
हमने गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक में शुरू किया है। हमने तो कर्नाटक में शुरू किया गृह लक्ष्मी योजना। कर्नाटक की बात ही नहीं हो रही है सर अभी। नहीं, हमने दूसरे राज्यों में किया है। नहीं सर, कर्नाटक की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं, आप मुद्दा ना घुमाएं। छत्तीसगढ़ की बात कर रही हूँ मैं। वक्ता जी, हमने दूसरे राज्यों में किया है। ठीक है, मैंने आपको बहुत वक्त दिया, मुझे बाकी के लोगों के पास भी जाना है। अश्विनी जी, क्या लग रहा है आपको? आपके फॉर्मूले को देख के कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में एक डर बन गया है कि कहीं ना कहीं जो महिला वोटर्स हैं, जो छत्तीसगढ़ की निर्णायक रहती हैं, काफी महिला वोटर्स हैं पुरुषों से ज्यादा। अगर एक आंकड़ा देखा जाए, एक नंबर निकाला जाए, तो कहीं ना कहीं महिलाएं ज्यादा भागीदारी रखती हैं छत्तीसगढ़ में। आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं डर बोल रहा है कांग्रेस पार्टी का, इसलिए इस तरह का कदम उठाया गया? क्या लगता है आपको? वक्ता जी देखिए, जलेबी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता किस तरीके से बना रहे। आपने 10 मिनट तक इनको समय दिया और ये उस सवाल से भागते रहे और भागकर अंततः इनके पास जवाब नहीं था। हमने कर्नाटक में किया, हमने हिमाचल में किया, छत्तीसगढ़ में क्यों किया? और मुझे तो लगता है कि बहुत देर कर दिया इन्होंने। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। 20 सीट का चुनाव हो चुका और हम भूपेश बघेल जी उसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं जहां पर उन 20 सीटों पर महिलाओं का वोट निर्णायक था। अनुसूचित जाति की सीटें रिजर्व है वहां काफी, और महिलाओं का वोट वहां पर है। तो इनको ये लग गया कि अब तो माननीय मोदी जी का स्ट्रोक वहां पर चल गया है। 12,000 रुपए वो देने की घोषणा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर और छत्तीसगढ़ तक आदिवासियों के लिए 3 लाख करोड़ से ऊपर की योजनाएं घोषित की गई हैं। कौशल विकास में महिलाओं को हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं। तो इनको लगा कि अब तो 20 सीटों पर महिलाओं का जो एकाधिकार है, जहां पर निर्णायक मत है, वो तो हमारे हाथ से निकल गया। तो किसी तरीके से डैमेज कंट्रोल करो। वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीच में लेकर आए कि हाँ, हम महिलाओं को ये 12,000 देंगे तो हम 15,000 देंगे। वहां पर ये रुक गए क्योंकि वहां पर तो भू पे चल रहा है ना, उनको पैसे की क्या कमी है। वहां भू पे चल रहा, भू पे करो, रूपे होता है तो भू पे करो, सट्टा खिलाओ, सत्ता चलाओ, यही चल रहा है वहां। और महिलाओं को वो भूल गए। लेकिन अचानक किसी उनके शुभचिंतक ने कहा होगा कि आप चूक गए, 20 सीट आपकी चली गई आपके हाथ से, तो महिलाओं के लिए आपने कुछ नहीं किया। मैं बताना चाहता हूं, रमन सिंह साहब ने वहां पर किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, इन लोगों का तो नक्सलियों के प्रति किस तरीके से सिंपैथी है। देखिए आप किस तरीके से बघेल साहब बोलते हैं, नक्सलियों के प्रति समर्पित भाव से बोलते हैं। और वहां पर बजट का 50% रमन सिंह सरकार में किसानों के लिए हमने खोला था, महिलाओं के लिए खोला था। 100 करोड़ रुपए सिंचाई के लिए हम लोगों ने दिया था, 184 करोड़ रुपए जो अल्पकालिक कर्ज के रूप में दिया था, 40 करोड़ गन्ना विकास के लिए दिया था, 136 करोड़ फसल बीमा की हमने किस्त जमा की थी, 2160 करोड़ का जो प्रावधान किया गया था किसानों के लिए, ये पूरा बजट हमने खोल के रखा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं राहत की सांस है, लग रहा है आपको अश्विनी शाही जी? राहत देखिए, अब इनके सेल्फ गोल से, इनके चीजों से हमको राहत की बात है। हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। जनता के बीच में जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर माननीय मोदी जी आज भी उन्होंने भाषण में कहा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम जन कल्याणकारी योजना, ये भूपे और सट्टा, और अभी तो कई 508 करोड़ रुपया का हिसाब भी अभी जनता मांगेगी इनसे। ठीक है अश्विनी जी, स्थिति बहुत खराब है कांग्रेस की वहाँ छत्तीसगढ़ में। अनिल गर्ग जी, मैं आती हूँ, वापस आती हूँ। लगभग हम जीत रहे हैं। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। अनिल गर्ग जी, क्या लग रहा है आपको, इसके पीछे की वजह आप क्या समझते हैं? आखिरी वक्त में इस तरह का दाव चलने के पीछे क्या मंशा हो सकती है? क्या लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार चूक गई? वक्ता जी, ये छत्तीसगढ़ के अगर हम चर्चा करें, छत्तीसगढ़ का पूरा चुनाव 15 साल रमन सिंह और 5 साल भूपेश बघेल जी, ये जो कंपेरिजन है इसके ऊपर होने वाला है। 15 साल के शासन के बाद एंटी इनकम्बेंसी के चलते रमन सिंह को पूरी तरह से हारना पड़ा और कांग्रेस सरकार आई और एक अच्छे बहुमत के साथ आई। अब पिछले 5 सालों में भूपेश बघेल जी ने क्या क्या किया, उनके अंदर का जो अंतर्द्वंद है कांग्रेस का टीम सिंह के साथ क्या चला, उनको 2.5 साल का फार्मूला था, वो फेल क्यों हुआ, आखिर वो मान गई टीम से, अब उनकी क्या मन में चल रहा है और कैसे चल रहा है, ये सारे फैक्टर रहेंगे। लेकिन एक बात तो समझ में आती है, अगर आपको बीच चुनाव में चलते कुछ नई बातें कहनी पड़ रही तो आपको ये तो पक्का हो गया कि कांग्रेस को लगा कि जितनी बातें इससे पहले हुई है वो शायद नाकाफी रहेगी जीतने, तो कुछ न कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने ऐड ऑन किया, नहीं तो पहले अपनी सारी बातें कर चुकी है, घोषणा पत्र हो चुका है। बिल्कुल, आपने कुछ संकल्प पत्र होता ही इस बात के लिए है
कि आप अपनी बातों को जनता के सामने रखें? मेरा कहना है उनको फर्स्ट फेज के बाद कहीं न कहीं ये इनपुट आया होगा कि फर्स्ट फेज में आप कहीं न कहीं पीछे आ रहे हैं, कुछ डिलेल हो रहा है, तो उनको लगा कुछ एड ऑन करना पड़ेगा, इसलिए मैं एड ऑन किया है। ये तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे, लेकिन मैंने बताया ना कि अभी महादेव ऐप की बात है, महादेव ऐप में जो कोर वोटर है वो तो चर्चा नहीं करते, उनको लगता है कि ये सब प्रकार की बात है, लेकिन जो पढ़े लिखे वोटर है, जो लगता है दिमाग चलाते हैं, उनको तो लगता है कि एक अभियुक्त टीवी में बैठ के बोल रहा है तो उसका असर पड़ता है। तो कौन कौन से वोटर पे क्या क्या असर पड़ेगा ये एक देखने वाली बात है, लेकिन इतना पक्का है कि और बीजेपी को लग रहा है कि शायद 15 साल वाला शासन वापस आएगा। रत्नाकर जी, जैसा कि अभी देखिए कहा कि कहीं ना कहीं आपकी नाकामी रही, आपको पहले चरण के बाद ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं आपसे चूक हो गई है, आपसे गलती हो गई है, जिस तरह से आपको महिलाओं पर ध्यान देना चाहिए था आप वो करने में नाकाम रहे और इसलिए आपको अब एड ऑन करना पड़ रहा है। वक्ता जी, कोई एक मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में अगर शामिल करना रह गया हो, चुनाव प्रचार के दौरान हम उनको और क्या दे सकते हैं, ये अगर कहना ये दर्शाता है कि हम हार रहे हैं, वहाँ पे पहले चरण में पिछड़ रहे हैं, तो ये क्या दर्शाता है? जब भारतीय जनता पार्टी अपने सारे मंसूबों को लेके आती है, कहती है कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, हम तमाम तरह के उनके जो मुद्दे हैं वो जो डिवाइड एंड रूल वाले तो सब लेकर आती है, तो कहीं न कहीं फिर ये भी दर्शाएगा कि ये पिछड़ रहे हैं, इसलिए ये तमाम मुद्दों को लेकर आ रहे हैं। इसका कोई कहने का ये औचित्य नहीं। हाँ, निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सशक्तिकरण में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से अपना योगदान दिया है वो योगदान निरंतर जारी रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सर कह रही है कि इतना बड़ा जुर्म किया है आपने, लोगों में उस बात को लेकर रोष है, तो आरोप लगाती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अभी क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कि तमाम लाल पीली डायरी दिखाने, जहाँ कांग्रेस का शासन है वहाँ जाएंगे और कहेंगे लाल पीली डायरी देखो, इसमें घोटाले हैं। अरे भाई, घोटाला है तो जांच कराओ ना, पकड़ो, जेल में डालो। आप कहते हो कि घोटालों का अंबार है छत्तीसगढ़ में, तो आपकी ईडी और सीबीआई ये सब कहाँ चले जाते हैं? पकड़ो उनको, भूपेश बघेल को जेल में डाल दो। महादेव ऐप में अगर कहीं से उनको मिलता है, कहीं लिंक मिलता है तो आप डाल दो उनको जेल में। ये सारी चीजें सिर्फ एक माहौल बनाने का एक क्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री तो झूठ बोलने में अव्वल है, ये सारा पूरा देश जानता है। नहीं, ये ठीक है रत्नाकर जी, बिल्कुल में भी जाएंगे, अगर मध्य प्रदेश में भी जाते हैं तो मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के का वीडियो नहीं दिखाई देता है। ईडी सीबीआई कहाँ चली जाती है? 500 करोड़ का अभी दूसरा वीडियो आया है, 500 करोड़ के लेन देन की बात हो रही है उसमें, पहले वाले में 100 करोड़। तो ये सारी चीजें भ्रष्टाचार की बुनियाद पे जो खड़ी है सरकार मध्य प्रदेश में, और भ्रष्टाचार में इनके तमाम नेता लिप्त हैं, वो सारे पकड़े जा रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, देखिए ये बात तो है अश्विनी जी की टाइमिंग को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती रही कि आप ईडी और सीबीआई को, ईडी को तभी भेजते हैं जब चुनाव पास आने वाले होते हैं, चुनाव किसी राज्य में हो रहे होते हैं, उस राज्य में कहीं ना कहीं ईडी जरूर नजर आती है, लेकिन उस जगह पे नजर नहीं आती है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में अब आप क्यों सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर कि टाइमिंग पर आप सवाल कर रहे हैं? आपकी टाइमिंग पे भी कई बार सवाल उठे हैं। वक्ता जी, पूरे देश में हर साल चुनाव होते हैं, लोकसभा से लेकर ग्राम सभा के चुनाव हर साल होते हैं, तो इसका मतलब कि संस्थाओं को काम करना बंद कर देना चाहिए। नहीं तो क्या मध्य प्रदेश का रास्ता भूल जाती है? नहीं, एकदम याद रास्ता नहीं पता मध्य प्रदेश का। वक्ता जी, एकदम याद है, और चोरों को पकड़कर ही 1 लाख करोड़ से ऊपर की संपत्तियां पकड़ी गई हैं। ये चोर पकड़े गए हैं तभी पकड़े गए हैं, चाहे वो बंगाल हो और चाहे छत्तीसगढ़ की सौम्या चौरसिया हो और चाहे ये 508 करोड़ वाले का पैसा जो पकड़ा जा रहा है, जहाँ सब ये चोर पकड़े जा रहे हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा कि अभी हमारे भाई ने कहा, और इस भ्रष्टाचार पर भी आऊंगा, भ्रष्टाचार जब से 14 से माननीय मोदी जी की सरकार इस देश में आई है, न गमले में गोभी उगाकर कोई करोड़पति हुआ है और न किसी दूसरे की पेंटिंग बेच करोड़ों में बेची गई है। ये भ्रष्टाचार पर अब बहुत अंकुश है, और जेल में जाएंगे ये जो चाहे नेशनल हेराल्ड में है, नेशनल हेराल्ड में जो जमानत पर छूटे हैं, उनमें पवन बंसल के से अभी कोषाध्यक्ष है ना, 4 दिन पहले ईडी ने अभी पूछताछ की है, वो कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड में भी घोटाला तो जड़ से है। दूसरी बात, महिला सशक्तिकरण की बात इन्होंने कहा है, कितना सशक्त किया महिलाओं को,
35,000 महिलाओं का बलात्कार हुआ राजस्थान, जहां कांग्रेस की सरकार है। वहां के मंत्री, एक धारीवाल जो कोटा से चुनाव इनके लड़ रहे हैं, वो कहते हैं मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार तो होंगे। इतना सशक्तिकरण किया इन लोगों ने, ये कांग्रेस की। और माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, ये छोटा बलात्कार है, ये बड़ा बलात्कार है, लड़कियां अपने मन से गई थी, ये गहलोत जी के बयान है। तो महिला सशक्तिकरण पर तो काम इन्होंने किया है। दूसरा महान काम क्या किया, महिलाओं का जो बिल लेकर हम लोग आए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वो बिल जो है इन लोगों ने एक जगह पास करा लिया, उसके बाद अटका दिया। उसके बाद पास कराने की बात नहीं थी, और अब भाजपा पर तोहमत लगाते हैं, जो कि एक संवैधानिक चीज है कि उस पर जो है सेंसेक्स होगा, फिर उसके बाद लागू किया जाएगा। अरे भाई, आप जब पास कराए थे तभी लागू करा दिए होते, आज तक लागू होता। आपकी तो वो काम था नहीं। तो महिलाओं के लिए अब अचानक याद आया, कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया माननीय बघेल जी को, कि बीच में घोषणा पत्र जारी करने के बाद, एक लाइन कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ, ये कह रहा ना कि बाद में लगता है कि कमी रह गई है तो घोषित, मैंने तो कभी नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र बना, विजय बघेल जी जो उसके संयोजक थे, उन्होंने कहा कि 3 महीने से ऊपर यहाँ पर हम लोगों को बनाने में लगा अपना संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का, और सबसे राय ली गई। मध्य प्रदेश में आशीर्वाद यात्रा निकली, 1500 पेटियां रखी गई, उसमें जनता के सुझाव मांगे गए, उन सबको देखकर हम लोगों ने बनाया इस चीज को। ये दिव्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ बघेल साहब को, ये पूछने वाली बात है, ये कांग्रेस के लोग ही बता पाए। अनिल गर्ग जी, क्या इसकी प्रमुख वजह क्या लगती है आपको? बीजेपी के घोषणा पत्र की जो मोदी की गारंटी थी, उसमें महिलाओं के लिए कई वादे दावे किए गए, महिलाओं को आगे रखा गया, और सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आया वो था आरक्षण वाला। इसको लेकर कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रही थी कांग्रेस पार्टी। ममता जी, 2018 में जो पिछली बार चुनाव हुए थे, उस समय नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 के बाद 2018 के बीच में बिल्टअप प्रोसेस में थी, तो कोई परफॉर्मेंस उनका दिखेगा या परफॉर्मेंस बता पाएंगे, वैसी स्थिति में थी नहीं। तो लेकिन अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बता सकती है, उनके पास बताने के लिए ढेर सारे कारण है। अगर हम सिर्फ महिलाओं की बात करें तो अभी जो चर्चा चल रही है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, देखिए ये तो बात सही है कि संसद में पहली बार ये पास हुआ, इससे पहले अनेकों बार प्रयास हुए लेकिन पास नहीं हुआ। इसमें जो क्लोज है, क्लोज होने जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं बताता हूँ। अगर आपको यही नहीं पता कहाँ पे किस सीट को रिजर्व करना चाहिए महिलाओं के लिए, वहाँ का सेंसिस क्या है, वहाँ की रिसर्च क्या है, तो आप कैसे करेंगे? और फिर अगर रेंडमली कर दिया जाए और किसी बड़े नेता की सीट उसमें आ गई तो आ जाएगा कि साहब इसको यहाँ से हटाने के लिए इसको यहाँ पे इसको रिजर्व कर दिया गया, यानी जिसने विरोध करना वो करेगा ही। लेकिन कोई ना कोई एक सिस्टम, कोई ना कोई एक तरीका, एक सिस्टम को सेट करना ही पड़ता है किसी भी चीज को करने के लिए। तो ये चले तो भारतीय जनता पार्टी को जाएगा ही कि उन्होंने नारी शक्ति अधिनियम के नाम से महिला को आरक्षण का बिल पास किया, इसमें तो कोई दो राय नहीं। दूसरी बात मैंने बताया, जो सेंटर के कार्य है वर्षा जी, चाहे वो धारा 370 को लेके होगा, 3 तलाक को लेके होगा, राम मंदिर को लेके होगा, अभी मेरे साथी रत्नाकर जी जिक्र कर रहे थे 1 नेशन 1 इलेक्शन जिसमें चर्चा शुरू हुई है, एक यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसके होगा, और अनेक काम है। तो उनके पास गिनाने के लिए काम है कि हमने सेंटर में ये किए हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे आती है छत्तीसगढ़ में तो उनमें से अधिकतर काम यहाँ लागू होंगे। लेकिन अभी जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को भी अपने काम गिनाने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। जो उन्होंने पिछले 5 सालों में किया है, एक वक्त का दायरा होता है ना सर, कभी भी उठकर आप अपने काम नहीं गिनाने लगेंगे ना, कभी उठकर घोषणाएं नहीं करने लगेंगे। चलिए रत्नाकर जी, आपका रिएक्शन। उसकी वजह बताइए आपको ममता जी। मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट फेज में कांग्रेस की रेटिंग शायद ये आई होगी, कहीं ना कहीं वो कुछ ट्रेन कर रहे हैं, उनको कुछ एडिशनल इसमें डालना पड़ेगा, इसलिए एडिशनल घोषणा हुई है, इसका और कोई अन्य कारण है नहीं। ठीक है जी, आज सीएम साहब ने ये बोला कि सीएम साहब सीट हार रहे हैं। इस बार चुनाव 370 और राम मंदिर पे नहीं हो रहा है। इस बार चुनाव जो है महंगाई और बेरोजगारी पे और महिलाओं के सुरक्षा पे हो रहा है, और किसानों की आत्महत्या पे हो रहा है। उसके बाद भी आपने इतनी बड़ी चूक की सर, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी कि इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद आपने कैसे इतनी बड़ी चूक की? भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया, आपने देखा, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहाँ चूक गई और कैसे चूक गई कि इस तरह से घोषणा पत्र जारी करने के बाद भी आपसे इतनी बड़ी चीज छूट गई? अगर आपको लगता है कि महिलाओं के लिए आपको कुछ वादे करने चाहिए थे जो आपको अब करने पड़ रहे हैं, सर कैसे हो गई इतनी बड़ी चूक? घोषणा पत्र ऐसे ही बन गया? क्या कांग्रेस ने इस पर किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया? किस वर्ग के लिए आप क्या कर रहे हैं?
किस वर्ग के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए वक्ता जी, जो हमने घोषणा पत्र में अपने वादे किए हैं, जो संकल्प लिया है, तो देश की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को भली भांति जानती है और समझती है कि हम जो वादे करते हैं वो वादे पूरे करते हैं। ठीक है सर, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि हम वादे किए और वादे पूरे भी नहीं। ठीक है सर, वो अच्छी बात है, वादे पूरे करने भी चाहिए। सुनिए, एक ही प्रश्न जो है दूसरी बार तीसरी बार पूछ रही हैं आप। हाँ, रही बात चूक की, तो राजनीति में कोई जवाब नहीं मिलेगा तो मैं 50 बार भी पूछूंगी सर। नहीं, अरे वो जवाब ये मत कहिए आप, मेरा काम है सवाल करना। अरे सुनिए तो, सुन तो नहीं रही, सुन तो लीजिए। सुन रही हूँ मैं, सुन रही हूँ मैं। डिबेट का मुद्दा ही वही है, और रत्नाकर भाई कह रहे हैं कि सवाल ना पूछिए। सवाल तो पूछिए ना, लेकिन जब सवाल का जवाब मैं 3-3 बार उसी चीज का सर आप नहीं दे रहे ना जवाब, इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि कहाँ चूक गए। मोहतरमा मैम दुबे जी, मैं दे रहा हूँ जवाब। जी दीजिए। मैं यही कह रहा हूँ कि राजनीति में कोई चूक वूक नहीं होती है। हाँ। राजनीति में आप जनता को कितना दे सकते हैं वो आप डिसाइड करेंगे। तो इसमें अगर हम बाद में अगर उसको डिक्लेयर करते हैं कि हम देंगे, गृहलक्ष्मी भी देंगे, कल को हम आके दूसरी चीज और भी कहेंगे कि हम ये दूसरी तीसरी चीज देंगे, तो वो भी चूक साबित होगी क्या? अब मुझे उम्मीद है कि मेरे आपके प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया। नहीं, यानी कि राजनीति में कोई चूक नहीं होती है, और कभी भी जनता के हित में काम करता है आदमी, और कभी भी कोई भी स्कीम जनता के लाभ में आएगा तो वो देता है। और रही बात महिलाओं के ऊपर, तो जरा मुझे समय दीजिए, मैं अभी बताता हूँ अभी अश्विनी भाई के बारे में और कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के बारे में क्या किया। वक्ता जी देखिए, आज ये महिला हितैषी बन रहे हैं, ये छद में जो है ये बिल जो है पास करके लागू तो किया नहीं, और दिखावा कर रहे हैं कि हम महिला हितैषी हैं, महिला हितैषी हैं, और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सेलेक्टिव एग्जाम्पल्स जो है बता रहे हैं। अरे भाई, पूरे देश का आंकड़ा उठाकर देखिए ना, पूरे देश का आंकड़ा उठाकर देखिए, 2014 से लेकर के 2022 तक बलात्कार की घटनाओं में 33% मोदी सरकार में इजाफा हुआ है। 90 महिलाओं के साथ प्रतिदिन बलात्कार हो रहे हैं, वो रोकने में ये नाकामयाब क्यों है? दूसरी घटना मैं आपको याद दिला देता हूं, अभी परसों की घटना है आगरा में एक महिला को किस तरह से दबंग जो है उसको घसीट कर ले जाते हैं, उसके साथ दुराचार करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम राम राज्य लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश में। वो महिला चीख चीख कर बोलती है और वीडियो वायरल हुआ है पूरा, लेकिन क्या अभी तक उन पर सरकार कार्रवाई कर पाई? बिल्कुल नहीं की है। और दूसरी घटना ये भूल जा रहे हैं, इनके ही प्रदेश में उज्जैन में एक बालिका जो 13-14 साल की बालिका थी, उसके साथ दुराचार करते हैं और कई किलोमीटर तक वो पैदल और नग्न अवस्था में घूमती है। क्या ये उस पर संज्ञान लेते हैं? ये जब वो होता है, जब वीडियो वायरल होते हैं तब संज्ञान लेते हैं। ये क्या बात करेंगे? 13 लाख महिलाएं, सुनिए एनसीआरबी का डाटा देता हूँ, सुनिए 13 लाख बच्चियां सदन में कहा है, और इनके नेता ने कहा 13 लाख बच्चियां सिर्फ 2 साल में मोदी सरकार में गायब हो चुकी हैं, और पता नहीं है कि वो कहाँ गए हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। इनको सेलेक्टिव एग्जाम्पल्स देते हैं। अरे मणिपुर भूल गए, जंतर मंतर भूल गए आप लोग। ठीक है, आप लोग महिलाओं के बारे में कितना। और एक चीज मैं कहूंगा, सिर्फ लास्ट स्टेटमेंट कहूंगा। ठीक है वक्ता जी, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को पहली राष्ट्र पति दी है प्रतिभा पाटिल के रूप में। कांग्रेस ने इस देश को इंदिरा गांधी के रूप में पहली प्रधानमंत्री दी है। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पुरानी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा के रूप में सोनिया गांधी को दिया है। पूछ लीजिए इनसे आरएसएस का कोई महिला कोई अध्यक्ष बना? पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी से कि कोई महिला अध्यक्ष बना है इनके पार्टी का? अरे ये ढोंग करते हैं, ढोंग, सिर्फ और सिर्फ ढोंग करते हैं महिलाओं के नाम पे। और महिलाओं के बारे में ये कितना सोचते हैं वो सब जनता देख रही है और सुन रही है। आगरा की घटना करने वाली है। एक बच्ची कहती है मेरे माँ बाप नहीं है, मुझे बचा लो। रत्नाकर जी, वक्त की कमी है, जवाब तो लीजिए। इतने सवालों के जवाब दे भी नहीं पाएंगे अश्विनी शाही जी, फिर जवाब तो लीजिए। जी जवाब दीजिए। वक्ता जी देखिए, शर्म हमको दिखाते हैं। महिलाओं के हितैषी बन रहे हैं आप, और अब आप इन सारे सवालों के जवाब दीजिए। पहली बार इस देश में हुआ कि एक प्रधानमंत्री, जिस परिवार में 3-3 प्रधानमंत्री रहे, उसकी बहू को रत्नाकर जी सुनिए बीच में नहीं। एक बच्चे के साथ, छोटा बच्चा था, सामान उस प्रधानमंत्री आवास से बाहर फेंका गया। ये मेनका जी खुलेआम कह चुकी हैं, सबके सामने अपनी किताब में भी लिखा है उन्होंने कि किस तरीके से जो है हमको जलील किया गया। महिलाओं का सम्मान वहां से शुरू होता है और खत्म कहाँ हो रहा है? खत्म नहीं हुआ है, बीच का है।
4 साल की बच्ची, आपको ध्यान नहीं है राजस्थान में? अरे सुन लीजिए, बच्ची को खींच रहे हैं। अरे सुनिए ना, अभी क्यों 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ राजस्थान में, वो नहीं सुनेंगे। बातों को काटेंगे क्योंकि इनके पास तर्कों का अभाव है। अभी 4 साल की बच्ची जिस तरीके से राजस्थान में बलात्कार किया इनके ही लोगों ने, वहाँ किस तरीके से राजस्थान के निवासियों ने, उसमें शर्म नहीं आती? अरे एक बच्ची का, एक महिला का बलात्कार होता है तो शर्म से पूरा हिंदुस्तान जो है झुकना चाहिए। लेकिन क्यों राजस्थान एनसीआरबी के आंकड़ों में 1 नंबर है और आपके मंत्री कहते हैं मर्दों का प्रदेश है? आप नहीं, आपके मंत्री कहते हैं, उस पर कोई जवाब है आपके पास? कांग्रेस के मंत्री कहते हैं कि हमारा मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होगा। पूरे देश में बलात्कार की घटना बढ़ी है। रही बात मणिपुर पर आप लोग भगोड़े हो, संसद में बहस छोड़कर भागे। माननीय प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे तो मणिपुर पर आप भगे और राजस्थान के बलात्कार को अशोक गहलोत से पूछिए। देश की जनता देखी पूरा जी, अब ये बीच में देखिए किस तरीके से जो है इंटरप्शन हो रहा है, कोई वक्तव्य नहीं आया। अरे भाई धारीवाल जी पर बताइए ना, धारीवाल जी ने क्या कहा था? मर्दों का प्रदेश से बलात्कार करेंगे आप लोग? शर्म नहीं आती है कांग्रेसियों को? बलात्कार करने के लिए आप लोग वहाँ पर मंत्री बने हैं। ठीक है। आपकी एमएलए दिव्या मदेरा ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगा देने से ये साबित नहीं हो जाता कि कौन सी पार्टी किसके लिए कितना काम कर रही है। सर, आपकी विधायिका है, उनको आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आपकी विधायिका है दिव्या मदेरा, उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। एक दूसरे पर इस तरह के आरोप लगाकर आप ये साबित नहीं कर सकते कि आपने काम ज्यादा किया है या आपने काम ज्यादा किया है। अनिल गर्ग जी, क्या लग रहा है आपको? मैं अभी अपने दोनों साथियों को सुन रहा था जी, तो मुझे एक पुराना एडवर्टाइजमेंट याद आ गया वक्ता जी। उसकी कमीज मेरे से सफेद ज्यादा सफेद कैसे। अभी इन दोनों में चर्चा चल रही है कि मेरी कमीज से उसकी कमीज ज्यादा काली है, यानी अपनी कमीज काली है, इसका इनको दुख नहीं है। तो बताने का मकसद ये है कि दूसरे वाले की कमीज और ज्यादा काली है, अपनी कमीज तो रुकिए रत्नाकर जी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैंने अभी आप बीजेपी के हो जाएंगे, ऐसे नहीं, आप भी हो जाएंगी बीजेपी की। ये कांग्रेसियों का एक बड़ा अच्छा, ऐसे नहीं सर, सुनिए वक्त की कमी है जी, रत्नाकर जी वक्त की कमी है। भ्रष्टाचारियों को बोलेंगे तो धीरे गमले में मैं किसी के बीच में नहीं बोलता करने का मशीन, वॉशिंग मशीन इनके पास। वर्षा जी, जहाँ तक सवाल छत्तीसगढ़ का, मैं वापस अपने मुद्दे पे आता हूँ। चुनाव होगा 15 साल वर्सेस 5 साल में, और जो केंद्र सरकार की पीछे कुछ योजनाएं चली है जिनको ये कह रहे हैं उसमें चुनाव नहीं है, लेकिन उसका फायदा सबको मिलता है। जो शौचालय की बात हो, मकान की बात हो, जनधन की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, कोई भी आप योजना उठाइए, वो सारी की सारी योजना पूरे भारतवर्ष में हर राज्य में जरूर मिलती है और उसका लाभ उनको मिलता ही है वहाँ की जनता को। जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, अगर 3 तलाक का कानून बनाया तो क्या मुस्लिम की देश की मुस्लिम समाज की आधी आबादी को उसका लाभ नहीं मिला? क्या उसको भारतीय जनता पार्टी को फेवर नहीं मिलेगा? तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो आप काम करेंगे, अगर आपके काम तो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है, सब जानती है। गर्ग साहब, रत्नाकर जी कह रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है, सब जानती है। वक्ता जी, गर्ग साहब, वो तो फिर इनको आगे की बात क्या है? अभी छत्तीसगढ़ की जनता खुद जानती है, सब विकास कर ही रही है, तो फिर इतना प्रचार प्रसार का ही को करना है किसी भी पार्टी को? देखिए, अपनी बात तो सभी कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपनी बात कह रही है, कांग्रेस अपनी बात कह रही है। हमारा काम है कि दोनों जो अपनी अपनी बात कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, हमारा अनुमान क्या है? आपको हमारे अनुमान से इत्तेफाक हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, इसमें नाराज होने की कौन सी बात है? गर्ग साहब, आपने जो कहा 3 तलाक महिलाओं के लिए हमने किया, मकानों पर महिलाओं का नाम, आधी आबादी का नाम हमने लिखा, 4 करोड़ मकानों पर, उज्ज्वला की उसकी जरूरत थी। महिलाओं के कौन है? उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश मिला है। वो मना कर देता है कि मोदी जी के साथ मंच अगर साझा करूंगा। मिजोरम का मुख्यमंत्री कहता है कि अगर मोदी जी के साथ सर आप मध्य प्रदेश पहुंच जाते हैं, मिजोरम पहुंच जाते हैं, लेकिन सर आप छत्तीसगढ़ पे नहीं रहते हैं। रत्नाकर जी, मतलब एक ही डिबेट में आप सारे राज्यों की बातें करेंगे, मणिपुर की भी करेंगे, मिजोरम की भी करेंगे, राजस्थान की भी, लेकिन छत्तीसगढ़ की नहीं करेंगे। वक्ता जी, अभी प्रमोद आचार्य बोली है कांग्रेस की, कांग्रेस ठीक है सर, एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? आप छत्तीसगढ़ पे बात करते नहीं है सर, छत्तीसगढ़ पे बात करिए ना।
लेकिन अब तो ये डिसाइड होगा ना कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का ये जो दाव है, छत्तीसगढ़ इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ठीक है, अब ये तय होगा, हार रहे हैं, इसका इनके कुछ बचा ही नहीं। ये तो अब तय नहीं कर सकते अश्विनी जी, ये तय नहीं कर सकते कि क्या कुछ होगा, लेकिन 3 दिसंबर को क्या होगा और कांग्रेस की तरफ से ये जो दाव चला गया है कितना असर डालेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।